हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। देखिए, ठोसों के विद्युतीय गुण हमने गूगल मीट क्लासरूम में पढ़ चुका था, लेकिन गूगल मीट में थोड़ी सी कई बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, जिसके कारण उनको समझ में नहीं आया था। तो इसीलिए मैं आपके लिए पुनः यूट्यूब के माध्यम से ठोसों के विद्युतीय गुण लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। देखिए, ठोसों के विद्युतीय गुण में मुख्यतः तीन यहाँ पर गुण आते हैं। पहला होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक और तीसरा है अर्धचालक। ये तीनों ही प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ चुके हैं। आप 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और मिडिल क्लास में भी आप पढ़े होंगे। तो आप जानते हैं सुचालक किसे कहते हैं। तो ऐसे ठोस जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, तो यहाँ पर लिख लेना, ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ऐसे ठोस पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये चालकता का मान है। ठीक है, इनकी चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और इन सुचालक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। इन सुचालक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विद्युत अपघट्य, पहला है विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है धातु। जितने भी धातु हैं वे धातु भी सुचालक होते हैं। विद्युत अपघट्य जो अपनी जलीय अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जलीय अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी जलीय अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और यहाँ पर ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान भी बढ़ते जाता है। ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में भी वृद्धि होती जाती है। और धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण चालकता होती है, चालकता पाई जाती है। ठीक है, इनमें ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता के मान में कमी आती जाती है। ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आती जाती है। विद्युत अपघट्य के उदाहरण में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। धातु में जितने भी धातुएं हैं, चाहे आयरन ले लो, निकल ले लो, कोबाल्ट ले लो, जितने भी धातुएं हैं वे धात्विक चालकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया सुचालक पदार्थ के बारे में। सुचालक के बाद दूसरा जो प्रकार आता है, उस प्रकार का नाम है कुचालक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो दूसरा टाइप है कुचालक। कुचालक किसे कहते हैं आप जानते हैं? बताइए। आप बोलेंगे ऐसे ठोस पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, कुचालक
कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सुचालक। सुचालक के बाद दूसरा आता है कुचालक, जो विद्युत धारा का प्रवाह, ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। आप लिख लेंगे परिभाषा को। इनकी चालकता का मान 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से भी कम होता है। आर ना ही पढ़ेंगे इसको पढ़ा जाता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इससे भी क्या होता है, कम होता है इसकी चालकता का मान, कुचालक पदार्थ का मान। अब इस कुचालक को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग? पहला होता है विद्युत अनअवघट्य, विद्युत अनअवघट्य, और दूसरा है जितने भी अधातु, अधातु भी आते हैं। विद्युत अनअवघट्य मतलब जो जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते वे कहलाते हैं विद्युत अनअवघट्य। जो अपनी जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते विद्युत अनअवघट्य कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल में आता है शुगर, शक्कर आता है इसका एग्जाम्पल। और अधातु में आप लिख सकते हो फास्फोरस, सल्फर, आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आप लकड़ी लिख सकते हो, जो सूखी लकड़ी है वो भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। प्लास्टिक आप लिख सकते हो, प्लास्टिक भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। ये आप ठोस पदार्थ के रूप में लिख सकते हैं कुचालक के एग्जाम्पल में। रही बात अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है? जिनकी चालकता, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब रही बात आती है अर्धचालक की। इन सभी को मैं मिटाता हूं, अर्धचालक बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, यह अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक की चालकता जो है आंशिक रूप से भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, अर्थात इनकी चालकता का मान, इनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है। सुचालक और कुचालक पदार्थ के बीच में होती है, के बीच में होती है। और इनकी चालकता का मान 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। ठीक है, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं इनकी चालकता का मान सुचालक और कुचालक के बीच में होता है। इनकी चालकता का मान 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। अब देखिए, ये अर्धचालक को दो भागों में बांटा गया है। इस अर्धचालक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जनरली देखना, जो अर्धचालक होते हैं यह प्योरेस्ट फॉर्म होता है अर्धचालक का। यह अर्धचालक का शुद्ध रूप होता है, अर्धचालक का शुद्ध रूप होता है जिसकी चालकता कम होती है। इसकी चालकता जो है कम होती है, इसकी चालकता कम होती है। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे अर्धचालक होते हैं जो अपनी शुद्ध अवस्था में, प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, उस शुद्ध रूप में इसकी चालकता जो है कम होती है। इसकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो है उच्च ताप पर ही, उच्च
ताप पर ही अच्छे से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, अच्छे चालक होते हैं, सीधा सीधा कहूंगा उच्च ताप पर ही अच्छे चालक होते हैं। निम्न ताप या सामान्य ताप पर आंतरिक अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, उच्च ताप पर ही इनकी चालकता अधिक होती है आंतरिक अर्धचालक की। ठीक है, अब देखिए इनकी सामान्य ताप पर या निम्न ताप पर चालकता इनकी कम होती है। अब हम क्या करेंगे, इन आंतरिक अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस आंतरिक अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें अशुद्धि मिलाएंगे। इस आंतरिक अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने के बाद इनकी चालकता, अशुद्धि को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, इनकी चालकता का मान बढ़ जाती है, तब इसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, आंतरिक अर्धचालक तो समझ में आ गया, यह पदार्थ का शुद्ध रूप होता है जिसकी चालकता कम होती है। उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। उच्च ताप पर अच्छे चालक होते हैं लेकिन सामान्य ताप और निम्न ताप पर इनकी चालकता कम होती है। जब हम इस आंतरिक अर्धचालक में अशुद्धि को ऐड करेंगे, किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे तो इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है, तो इसे ही हम कह देते हैं बाह्य अर्धचालक। अर्थात आंतरिक अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाला अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, आंतरिक अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए जब उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाला अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। परिभाषा लिख लेंगे, क्लियर है। अब ये बाह्य अर्धचालक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। ये दो प्रकार के होते हैं बाह्य अर्धचालक, एक एन टाइप अर्धचालक होता है, दूसरा पी टाइप अर्धचालक होता है। अब जनरली क्या होता है, देखिए जनरली जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है 14वां समूह, 15वां समूह और इधर मैं लिख देता हूं 13वां समूह। समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 14वें समूह में कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 14वें समूह में आते हैं। टीन आता है, लेड आता है, टीन होता है, लेड आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। जस्ट 15वें समूह में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आता है बिस्मथ, है ना। 13वें समूह में कौन कौन आते हैं, 13वें समूह में आता है हमारा 13वें समूह में कौन सा फैमिली आता है, बोरान फैमिली आता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और यहाँ पर थैलियम, ये आते हैं 13वें समूह में। तो देखिए जो अर्धचालक होते हैं वो जनरली 14वें समूह के तत्व होते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, कौन से समूह के हैं, 14वें समूह के हैं। जिनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिलहाल एन टाइप और पी टाइप को यहाँ पर मिटा देता हूं। इतना बस जानिए कि ये बाह्य अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। देखो समूह 14वें में सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं जो कि अर्धचालक की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए इसमें हमको अशुद्धि मिलाना है, अशुद्धि को ऐड करना है। जब हम इसमें 13वें समूह की अशुद्धि को ऐड करेंगे, जब हम इसमें 13वें समूह की अशुद्धियों को ऐड करेंगे
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और जब इसमें 15वें समूह की अशुद्धि को मिलाएंगे तब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसे हम एन टाइप अर्धचालक कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। देखो बाह्य अर्धचालक दो तरह के, एन टाइप और पी टाइप हो गया। 14वें समूह में आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सब आते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13वें समूह के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन और 15वें समूह के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम 13वें समूह की अशुद्धि को मिलाएंगे तब वे एन पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे। पुनः देखना, 14वें समूह में जब 13वें समूह की अशुद्धि को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। सिमिलरली यदि हम 15वें समूह की अशुद्धि को मिलाएंगे तो एन टाइप अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि एन टाइप और पी टाइप का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं ये तो आप समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम समझेंगे कि इनमें चालकता किसके कारण होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चालकता किसके कारण होती है तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर में चालकता किसके कारण होती है, इसको अभी हम समझने वाले हैं। तो हमने अभी देखा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, जनरली सिलिकॉन तथा जर्मेनियम होते हैं। तो जब मैं सिलिकॉन लूंगा तो सिलिकॉन जो है बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जनरली 4 बंध का निर्माण इस तरह से करेंगे। और एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा इस तरह से, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से इस तरह से जुड़ा हुआ होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे। जब अशुद्धि हम फास्फोरस मिलाते हैं, फास्फोरस मतलब 15वें समूह के तत्वों को यहाँ पर मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में। इसके बाह्यतम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जब फास्फोरस ऐड करेंगे इसमें अशुद्धि के रूप में तो ये सिलिकॉन को रिप्लेस कर लेगा फास्फोरस। तो जब रिप्लेस करेगा तो कुछ इस तरह से रिप्लेस करेगा, सिलिकॉन फास्फोरस सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन सिलिकॉन। इसके बाह्यतम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 1 2 3 और 4। तो सिमिलरली इस फास्फोरस के बाह्यतम कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। चाहो तो और श्रृंखला के रूप में और जोड़ सकते हैं, लेकिन श्रृंखला के रूप में आप इस तरह से आप जोड़ सकते हो। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता होती है, जिसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जब हम इस नॉर्मल सिलिकॉन में जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बंध बनाए हुए हैं, इसमें फास्फोरस अशुद्धि मिलाते हैं, समूह 15वें समूह की अशुद्धियों को मिलाते हैं, तो यह फास्फोरस सिलिकॉन को रिप्लेस कर लेता है, सिलिकॉन को रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ही, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसकी कंडक्टिविटी या इसकी चालकता हो पाई जाती है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता पाई जाती है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिप्लेस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा, दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से सरफेस में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस जैसे जैसे ऐड होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी
और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा, जिस तरह से पूरे सतह पर विद्युत धारा का प्रवाह होते जाएगा। तो चालकता एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। चाहो तो आप पुस्तक में जो डायग्राम दिया है उसको भी आप बना सकते हैं। आई होप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों होता है, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता होती है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यदि इसी सिलिकॉन में, जो कि इसका शुद्ध रूप है, इसी शुद्ध रूप में यदि हम अशुद्धि मिलाते हैं, किसकी अशुद्धि मिलाते हैं, बोरान फैमिली की अशुद्धि मिलाते हैं, समूह 13वें समूह की अशुद्धियों को मिलाते हैं। यदि मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलाया तो ये एल्यूमिनियम रिप्लेस कर लेगा सिलिकॉन को, रिप्लेस कर लेगा इस तरह से रिप्लेस कर लेगा। क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो लेकिन इस एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो ये क्या करेगा, यहां पर एक होल जनरेट करेगा, पॉजिटिव होल जनरेट करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसमें क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इस पॉजिटिव होल के कारण ये जो होल जनरेट हुआ है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव होल। इस पॉजिटिव होल के कारण इसकी चालकता होती है। इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसे ही हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल के कारण, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसके कारण इस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होल जनरेट होगा, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होल जनरेट होगा। तो इसके कारण ही अर्धचालक की चालकता होती है। ठीक है, तो आप सार तत्व तो यही है कि एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता होती है और पी टाइप में इस पॉजिटिव होल के कारण चालकता पाई जाती है। आपको ये डायग्राम बनाना है सेपरेटली, क्लियर है। और आप पुस्तक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको भी आप बना सकते हैं, गलत नहीं है। तो क्लियर है। अब यहाँ पर एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी होता क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत की सहायता से हम सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। ठीक है, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। देखिए, बैंड सिद्धांत कहता है कि जनरली बैंड सिद्धांत में एक बैंड होता है। ये जो बैंड होता है परमाणुवी ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं, परमाणुवी ऑर्बिटल की सहायता से ये मिलकर बने होते हैं। देखिए, परमाणुवी ऑर्बिटल की सहायता से मिलकर बने होते हैं। और ये बैंड दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है संयोजी बैंड होता है और दूसरा बैंड का नाम होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड और दूसरे बैंड का नाम है चालन बैंड। संयोजी बैंड कम ऊर्जा वाले परमाणुवी ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं। परमाणुवी ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड कम ऊर्जा वाले परमाणुवी ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं, जबकि चालन बैंड जो है, चालन बैंड अधिक ऊर्जा वाले परमाणुवी ऑर्बिटल से बनते हैं। परमाणुवी ऑर्बिटल
ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। ये कम ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं। जो भी परमाणु ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेंगे संयोजी बैंड में, उनकी ऊर्जा कम होगी, लेकिन जो भी परमाणु ऑर्बिटल मिलेंगे अधिक ऊर्जा वाले, वहां पर चालन बैंड का निर्माण होगा। ये संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं। इस संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, या आंशिक रूप से भरे होते हैं, या खाली या रिक्त रहता है। खाली रहता है, दो कंडीशन हो सकते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन या तो आंशिक रूप से भरा होगा या तो रिक्त रहेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया संयोजी बैंड किसे कहते हैं, चालन बैंड किसे कहते हैं। ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखते हैं सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। बैंड सिद्धांत की सहायता से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है बैंड सिद्धांत में जनरली जो चालन बैंड होता है वो हमेशा ऊपर होता है। जो चालन बैंड होता है, एक काम करता हूँ उसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ, बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पर जो चालन बैंड होता है वो हमेशा ऊपर पाया जाता है और जो संयोजी बैंड होता है वो नीचे पाया जाता है। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड यहाँ पर इस तरह से पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड इस तरह से पूरा मिला हुआ रहता है। ये हमारा चालन बैंड, ये वाला जो है चालन बैंड होता है, सॉरी ये वाला जो हमारा संयोजी बैंड होता है और ये वाला हमारा चालन बैंड होता है। चालन बैंड को हमेशा ऊपर बनाना, जो कि रिक्त रहता है, खाली रहता है या कम इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। और संयोजी बैंड की तो ऊर्जा कम होती है क्योंकि ये कम परमाणु ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। तो संयोजी बैंड को हमेशा नीचे बनाना है, चालन बैंड को हमेशा ऊपर बनाना है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हुए दिखाना है और चालन बैंड को रिक्त ऐसा रखना है। तो ये जो होता है सुचालक पदार्थ होता है। तो बैंड थ्योरी के अनुसार सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्णतः एक दूसरे से अतिव्यापित रहते हैं, एक दूसरे से पूर्णतः अतिव्यापित होते हैं। ठीक है, ये होता है सुचालक। लेकिन कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ये है हमारा संयोजी बैंड और ये हमारा है चालन बैंड, चालन बैंड। इसको और थोड़ा दूर दिखाना चाहते हैं तो और थोड़ा दूर दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संयोजी बैंड और चालन बैंड में अत्यधिक गैप पाया जाता है। इन दोनों के बीच में अत्यधिक गैप उपस्थित होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए ये कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी के अनुसार सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे से पूर्णतः ओवरलैपिंग या अतिव्यापित होते हैं, जबकि कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड में अत्यधिक गैप पाया जाता है और इस गैप के कारण इस संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण इनकी चालकता नहीं पाई जाती। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब जाएंगे
तभी वे विद्युत के सुचालक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्णतः जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है यहाँ से यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि गैप अत्यधिक है। बीच में एक सेंटर होता है, बीच में एक सेंटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्मी सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है फर्मी सेंटर, फर्मी सेंटर होता है, ठीक है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एक सेंटर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्मी सेंटर। इलेक्ट्रॉन जब इस फर्मी सेंटर को पार करेगा और चालन बैंड में जाएगा तभी इसकी चालकता होती है, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालक में ये होता है हमारा चालन बैंड और एक होता है हमारा संयोजी बैंड। इनके बीच में कम अंतर होता है, इससे अंतर को थोड़ा कम दिखाना, इस गैप को कम दिखाना है। तो ये हमारा कौन सा बैंड है? चालन बैंड, और ये हमारा है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ये हमारा अर्धचालक होता है, अर्धचालक। अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अंतर या गैप इससे कम होता है, उपचालक से कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ के जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये होता है सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। आप लोग अपने मन से लिखेंगे। सुचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ चालन बैंड में प्रवेश करता है। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड में अंतर गैप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते और इनकी चालकता नहीं पाई जाती। और अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड में अंतर गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से जा पाते हैं, जिनके इसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इतना आपको लिखना है। चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे इसको एन टाइप और पी टाइप में बांटे थे, तो एन टाइप और पी टाइप भी लिख सकते हो। एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में ये मान लो चालन बैंड है और ये मान लो संयोजी बैंड है। यहां पे पाया जाता है फर्मी सेंटर, ठीक है, फर्मी सेंटर पाया जाता है। तो यहाँ पे डोनर लेवल जनरेट होता है, फर्मी सेंटर से इधर एक डोनर लेवल जनरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इस डोनर लेवल में जाएंगे और इस डोनर लेवल से पुनः इस चालन बैंड में आएंगे, ठीक है। ये तो चालन बैंड है, जानते हैं आप, ये हमारा चालन बैंड है और ये हमारा संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था, याद कीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था। तो ये एक डोनर लेवल, जब बैंड थ्योरी में एक डोनर लेवल यहाँ पे जनरेट होता है, ये हमारा है डोनर लेवल, डोनर लेवल यहाँ पे जनरेट होता है। मतलब संयोजी बैंड से पहले ही इस डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर डोनर लेवल से इस चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एक्सेप्टर लेवल का जनरेशन होता है। ये मान लो चालन बैंड है, ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है। यहाँ पर पाया जाता है फर्मी सेंटर, यहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल का जनरेशन होगा, एक्सेप्टर लेवल जनरेट होगा। मतलब ये पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है।
एक्सेप्टर लेवल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा वो और यहां से पी टाइप में जाएगा, चालन बैंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से एन टाइप और पी टाइप को आप समझा सकते हैं। तो कुल मिला के संयोजी बैंड और चालन बैंड का ही खेल है, इलेक्ट्रॉन और इनके दोनों के बीच में गैप का ही खेल है। गैप अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो कुचालक, गैप कम होगा तो अर्धचालक की तरह काम करेंगे। एन टाइप में डोनर लेवल जनरेट होता है और पी टाइप में पॉजिटिव होल जनरेट होता था, तो ये एक एक्सेप्टर लेवल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको डायग्राम बनाना है आपको और अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ठोसों के जो विद्युतीय गुण हैं वो समाप्त होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।